अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ अहमद कसाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो हम देख रहे हैं सूरत-ए-हाल वो चल रही है। लेकिन उससे पहले कि हम ज़रा डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर बात करें, मैं 1-2 चीज़ें आपको ज़रा इंटरनेशनल बता दूँ कि एक तो ये है कि जो अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा हैं वो इसराइल में हैं और उन्होंने वहाँ पे जो स्लॉटर चल रहा है फ़लस्तीनियों का, उसको एक किस्म का ओके कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमें कोई मसला नहीं है, आप जो मर्ज़ी आप करना चाहें वो करें आप। अच्छा, दूसरी तरफ हम ह्यूमन राइट्स वॉच को देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि इसराइल जो है वो भूख को एज़ अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहा है। ये देखें कितनी अजीब बात है और ख़ास तौर पे साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हैं अमेरिका की तरफ से कोई उनके ऊपर दबाव नहीं आ रहा। अमेरिका का दूसरी तरफ आप देखें कि वो उनकी जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो एशिया पैसिफ़िक में तो चल रही हैं, फ़िलीपींस वग़ैरह के साथ, दूसरों के साथ, चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन फ़लस्तीन के ऊपर बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। डोमेस्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के अलावा 4 मज़ीद जो बार्स हैं, उन्होंने कंसर्न्स का इज़हार किया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? क्या वजह है? क्या एकदम अचानक इनको क्या याद आया? इसके ऊपर पीटीआई का क्या रिएक्शन है? फिर जो उस्मान डार साहब की वालिदा हैं, उनके साथ क्या बदसलूकी हुई है और क्यों हुई है? इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ-साथ फिर हम दूसरी ज़रा चीज़ें भी ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। एक ख़ास तौर पे जो सर्वे आया है, उसका भी ज़रा बात करेंगे। तो इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर से जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम इस्रार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सलमान भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये अचानक ये जो बार्स हैं, इनके अंदर ये क्या तब्दीली आई है? अचानक इनको क्या खबर मिली है कि इन्होंने सबने इकट्ठे ही ये फैसला कर लिया कि जी इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफ़ाफ इलेक्शन नहीं होंगे? क्या जो लोग समझ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है? और क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को देखिए, कोई इसरार मैसेज साहब, देना चाह बात रही हैं? ये क्या है, हो क्या रहा बुनियादी अगर आप देखें कि इस वक्त इंतखाबात जो है, अगरचे अब उस पर कोई इबाम नहीं है, लेकिन कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती और उनकी कोशिश ये है कि हमें इलेक्शन से हटकर कोई नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कई दफा ये गुफ्तगू हो चुकी है, सनतकारों की तरफ से, ताजिरों की तरफ से, उलमाए कराम की तरफ से और कुछ हमारे सिक्काबंद दानिश्वरों की तरफ से ये बार बार मंतक दी जाती है कि मौजूदा हालात में इंतखाबात मसाइल का हल नहीं होंगे। अब ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और बाकी एसोसिएशन का जो कंसर्न आया है, इसको आप किसी सियासी तन्हाई में ना देखें। इसके पीछे दो मरकजी किरदार हैं। एक किरदार जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, और दूसरे एहसन बून साहब हैं, जो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन आजकल उनकी हमदर्दियां भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। अब ये जो कहा जा रहा था कि शायद पीटीआई इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहती है, अब आपके सामने कुछ और फरीक आ गए हैं और जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की से मुस्तफा होने का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे ना हो। अच्छा, जो उन्होंने कंसर्न शेयर किए हैं, ये वो कंसर्न है जो पिछले 5-6 माह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डोमिनेंट थे। आप, मैं और बहुत से लोग बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन हो और ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हो, निगरान हुकूमत हो, हम इन सबको चैलेंज कर रहे थे। लेकिन अब एक ऐसे मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मुदाखलत करके डेट दी है और अचानक इन तंजीमों का सामने आना, तो दाल में कुछ काला तो लगता है और लगता है कि इनको पीछे किसी की सरपरस्ती हासिल थी और किसी की शय इनको हासिल है। वो सियासी कुव्वतें भी हो सकती हैं, वो गैर सियासी कुव्वतें भी हो सकती हैं, जो चाहती हैं कि इलेक्शन को सबोताश किया जाए और इसी बुनियाद के ऊपर ये मामला सामने आया है। और अब क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं है और कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब मौजूद है, और ये जो कहा गया था कि जो लोग भी इलेक्शन को सबोताश करने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन के ऊपर तहफुजात का इजहार करेंगे या इलेक्शन में रखना डालने की कोशिश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उनके सामने एक मजबूत दीवार साबित होगी। तो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं, जो इस वक्त कायम मुकाम है, वो भी क्योंकि उस बेंच का हिस्सा थे, दोबारा जरा हिम्मत करें और इन बार एसोसिएशन के ओहदेदारों को बुलाएं और इनसे पूछें कि आपने किसके इमा पर या किस बुनियाद के ऊपर ये सवालात उठाए हैं और क्यों उठाए हैं। और एक ऐसे मौके पे जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, तो ऐसे मौके पे इस तरह के बयानात या इस तरह के एलामिये या इस तरह के तहफुजात का इजहार करना पूरे इलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है, वही कुव्वतें शामिल हैं
जो इलेक्शन को सबोताज करना चाहती हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी के पहलू भी जो है वो आपके सामने खुलकर और मजीद सामने आएंगे। लगता यह है कि कुछ लोग जो चाहेंगे आगे जाकर भी इलेक्शन को सबोताज किया जाए, लेकिन ये कितना कामयाब होते हैं या नाकामयाब होते हैं अलग बहस है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी जरूर क्रिएट करते रहेंगे। जरूर क्रिएट होगी, लेकिन जो बात उसके पीछे सुनाई दे रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो प्लान किया गया था, वो प्लान जो है वो डोल्ड्रम्स में चला गया हुआ है। वो जो लाने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये बंदा जो है ये डिलीवर नहीं कर सकेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा शायद पीछे हट रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अब बताना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ इतने लोग भी हैं, मेरे साथ फलाई ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा। और अगर खुदा न खास्ता इन्होंने प्रेशराइज करके इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया तो फिर इलेक्शन तो खतरे में पड़ जाएंगे ना। देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सी खुशफहमियां थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। पहली खुशफहमी तो ये थी कि वो अपने इनकलाब के अरूज के ऊपर खड़े हैं और जैसे ही पाकिस्तान में उनकी एंट्री होगी, अवाम का जम्मो गफीर और एक सैलाब उनके पीछे चल पड़ेगा। वो हमने सैलाब देखा जब लाहौर में वो उतरे, तो हमने देखा कि लाहौर ने भी उनको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसको जो वो तवक्को कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब से वो आए हैं, अब जलसे जुलूस तो कर नहीं रहे, वो सिर्फ छोटी जमातों के साथ अपने मसरूफ हैं। और ये भी मैं आपको इंफॉर्मेशन की बात बुनियाद पर बात कर रहा हूं कि बात छोटी जमातों के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट पर उनकी मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती ये एजेंडा दिया गया है। जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तनाजुर में मैं कह रहा हूं कि उनको कहा गया है कि इनके साथ हर सूरत में सीट टू सीट एडजस्टमेंट करें और उनके लिए रास्ता निकालें। इसी तरीके से वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको वो नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जितने भी सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे के नताइज तो ये जाहिर करते हैं कि इमरान खान इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर है। और ये इतराफ इमरान खान के सियासी मुखालफिन भी कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त इमरान खान को वोट के जरिए बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है जितना माजी की सियासत में हम किसी के हक में या किसी की मुखालफत में करते रहे। तीसरी बात आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन इसलिए बढ़ रही है, अब उनकी गुफ्तगू में आपको सिवाय माजी के मातम के अलावा या माजी की कुछ कामयाबियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी वो नवाज शरीफ जिसने कहा था लाहौर में कि मैं वे फॉरवर्ड की तरफ जाऊंगा, माजी की तलखियों को भूल जाऊंगा, माजी के इख्तलाफात को भूल जाऊंगा, किसी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में नहीं जाऊंगा और मैं तो इस वक्त मुल्क को यकजा करने आया हूं। वो नवाज शरीफ इस वक्त कभी जजिस के एहतसाब की बात करते हैं, कभी साबिक जर्नैलों के एहतसाब की बात करते हैं, कभी वो मोटरवे की बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब फला फला जजिस का एहतसाब होना चाहिए। तो लगता यह है कि वो कंफ्यूज है और वो कंफ्यूजन उनकी इसलिए भी बढ़ रही है कि वो एक पैरेलल नैरेटिव जो है वो रिबिल्ड नहीं कर सके हैं। और इसका इतराफ मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत से लोगों ने हमारे साथ बैठकर भी किया है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो नवाज शरीफ के पास नैरेटिव ना होने का है। और ये जो सारी की सारी डिपेंडेंसी इस वक्त हमने एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे डाल दी है और समझ ये रहे हैं कि आवाम के मुकाबले में सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट हमें कामयाबी देगी, वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब के मामले में भी एक फ्रस्ट्रेशन तो उनके अंदर बढ़ रही है। हाँ, वो ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं। अभी आपने सर्वे की बात की है तो ये सर्वे भी जरा देख लें कि जो सर्वे आया है ये बता रहा है कि पंजाब में, अब जरा अंदाजा लगाएं कि ये सर्वे कह रहा है कि पंजाब में पीटीआई जो है वो 60% पे है, नून जो है वो 25% पे है और बाकी सब मिला के जो है वो 15 पे है। तो यहाँ से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पंजाब है उसमें भी इनकी बड़ी शदीद बुरी हालत है। और उसमें आपने देख लिया कि ये जो सनम जावेद वगैरह जैसे लोग हैं और दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से भी ये डर नहीं है कि ये कहीं सामने ना आके खड़े हो जाएं और उनको इलेक्शन के लिए कागज ही नहीं जाने दे रहे उनके। तो ये देखिए, एक बात तो यह है कि अमूमी तौर पे जो मुस्लिम लीग नून के हामी अफराद हैं, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो सियासत में है, या पीपल्स पार्टी वाले या जेयूआई वाले, अगरचे वो इन सर्वों को तस्लीम नहीं करते, वो समझते हैं कि ये सारा सोशल मीडिया ट्रेंड्स है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी एक ऐसा सर्वे बता दिया जाए जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या जेयूआई को बरतरी हासिल हो। पहली बात तो यह है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सर्वे भी हुए हैं जो मुस्लिम लीग नून ने खुद करवाए हैं और ऐसे सर्वे भी हुए हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करवाए हैं। उनके नताइज भी इन नताइज से मुख्तलिफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं ये मान लूं कि इन सर्वों की कोई अहमियत नहीं है,
तो फिर सवाल ये होता है कि इलेक्शन से फरार का रास्ता क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्यों फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहस होती है कि अगर इलेक्शन ना भी हो, थोड़े अरसे के लिए आगे भी चले जाए तो कोई मुजायका नहीं है, इसलिए कि उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त उनके हक में नहीं है और वो ये समझ रहे हैं कि जो पॉपुलैरिटी का कॉन्टेक्स्ट है वो इस वक्त उनके कंट्रोल में भी नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं, और अब देखिए ना जिस तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप पीटीआई के टिकट से दस्तबरदार हो जाएं और इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दें। अच्छा, अब आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसे उम्मीदवार जो पीटीआई के अभी तक अब पीटीआई के साथ एसोसिएट रहे और उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के साथ हैं, अब उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं और हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके घरों पर पुलिस जा रही है और उनको डरा रही है, धमका रही है और कह रही है कि आप इलेक्शन में ना जाएं। उसमें अभी आपने उस्मान डार की वालदा का जिक्र किया, वो लाहौर के एक अबाद साहब हैं, उनके घर में पुलिस चली गई। यानी अब कैंडिडेट को हरासा किया जा रहा है, कैंडिडेट को हरासा किया जा रहा है कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें और इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में जब ये कागजात नामजदगी के सिलसिले में या नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए लोग जा रहे हैं तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब ये सारी इसमें जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इसमें क्या हमारी अदलिया जो अंधी हुई है, उसको नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है? देखिए, अदलिया तो बाज जगह पर या तो खुद फरीक बन चुकी है या उसकी बेबसी और बेचारगी भी वो भी हमें देखने को मिल रही है। यानी देखिए ना, ये कोई पहला दफा तो नहीं हो रहा। आपको मालूम है कि जितनी जमानतों से लेकर और जितनी गिरफ्तारियों से लेकर जितने भी मामला चल रहे हैं, उसमें अभी तक जुडिशरी ने कोई बड़ा गैर मामूली इकदाम तो नहीं उठाया। और वो जो चीफ जस्टिस साहब बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनको उनकी नजरों के सामने, उनकी आंखों के सामने जो है जो इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं वो किसी को नजर नहीं आ रही। अब एक ऐसे मौके पे जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया है और इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद जिस तरह से आजादाना बुनियादों पर पीटीआई की लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का लिए माहौल प्रोवाइड करना है, आप उनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बना रहे हैं, उनके घरों पे छापे मार रहे हैं, उनको हिरासा कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि जनाब बात ये है कसाना साहब, अगर इस माहौल में इलेक्शन करवाना है तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इस इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी नहीं बन सकेगी। ये इलेक्शन खुद ब खुद मुतनाजा इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं अगर आपने इस तरह से इलेक्शन करवाना है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सो रहे हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सो रहे हैं, उनको भी लगता है कि मुल्क में सब सुकून है, चैन है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। निगरान हुकूमत भी कहती है कि जनाब सब कुछ बिल्कुल अमन के साथ चल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है। और हमारे बाकी लोग भी ये कहें कि जनाब ये तो वही कुछ हो रहा है जो 2018 में हो रहा है, तो इसलिए होने दिया जाए। ये भी एक अजीब मंतक है। अगर मान लिया जाए कि 2018 में गलत हो रहा था तो 2024 में वो कैसे दुरुस्त हो सकता है, 23 में कैसे दुरुस्त हो सकता है? तो ये जो हमारे यहाँ एक सियासी दुश्मनी का अंसर आ गया है ना, एक जमात के बारे में उनको आपने एक और तरीके से बनाकर पेश करना है। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो मामला है, अगरचे मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई क्या है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मसला ये है कि उस्मान डार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब दोबारा उनके घर में पुलिस का जाना, ये जाहिर करता है कि जनाब ये चीजें इतनी आसानी से तो नहीं हो रही। और मैं तो अब ये देख रहा हूं कि निगरान हुकूमत की मौजूदगी में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, कहीं वो वापडा से बेनिफिट ले रहे हैं, कहीं वो एलडीए वासा से बेनिफिट्स ले रहे हैं, कहीं वो सड़कों के जाल बिछा रहे हैं, सड़कों के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये मुस्लिम लीग नून की ही अपनी निगरान हुकूमत है और उनको जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है पुलिस की मदद से, इदारों की मदद से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा माहौल बन रहा है ना, ये एंटी इलेक्शन है सर। इस इलेक्शन के साथ कशीदगी भी बढ़ेगी, टकराव भी बढ़ेगा, तनाव भी बढ़ेगा और महाजराई समेत इलेक्शन के ऊपर कई नए सवालात जन्म लेंगे अगर हमने इस तरीके से इलेक्शन कराने जाना है। और ये खेल ज्यादा लंबा नहीं है, ये अगले 10-12 दिन के अंदर जब ये कैंडिडेट के फाइल्स पेपर फिल होंगे ना जी, उसी के अंदर ये सारी कहानी सामने आ जाएगी कि जनाब पीटीआई इस इलेक्शन के अंदर किस हद तक हिस्सा लेने की उनको इजाजत मिली है और किस हद तक उनको इजाजत नहीं मिली है। सलमान भाई, आप बात कर रहे हैं कि उनको इजाजत मिल रही है, आपको तो ये देखें कि जो इनका बल्ले का निशान है वही लेना इनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हुआ है।
कि भाई एक सिंपल सी बात है, एक पार्टी को अपना जो है उसका निशान है वो आप अता करें, आप उसको देंगे जी आपका ये है, लेकिन हर जगह पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की अजीब मैनूवरिंग चल रही है, इस तरह की मैनिपुलेशन चल रही बात है। ये ना कि ये मसला सियासी, नहीं मैं कह रहा हूँ ये मसला कोई कानूनी थोड़ी है, ये तो मसला सियासी है ना जी। पीटीआई को बल्ले का निशान ना देने का मामला कोई कानूनी पहलू की अक्कासी नहीं करता, ये एक सियासी पहलू की अक्कासी करता है। और अब आज तक पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में कभी किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस तरह से चैलेंज नहीं हुआ जिस तरह से पीटीआई का चैलेंज किया गया है, और जिस तरह से उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं। और एक वन मैन शो है अकबर एस बाबर, उसको जिस तरीके से सरकारी सतह से प्रोटोकॉल मिल रहा है, जिस तरह से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिस तरह से उसके अंदर गन डाला जा रहा है, वो जाहिर करता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और पॉलिटिकल एजेंडा ये कहता है कि जनाब पीटीआई को, इमरान खान को, सबको तंग किया जाए, उनके लिए हालात इतने मुश्किल बना दिए जाए कि लोग उनकी पार्टी का टिकट लेने से इनकार कर दें, इंतखाब लड़ने से इनकार कर दें, और वोटर को भी इतना डरा दिया जाए, धमका दिया जाए कि जनाब इस दफा कोई भी पीटीआई की हिमायत करने की कोशिश ना करे। ये सारा सिनेरियो जो है, इसका मतलब यह है कि आप पीटीआई माइनस इलेक्शन चाहते हैं, और पीटीआई माइनस इलेक्शन करने के लिए चाहे आपको बराह रास्त ऐलान ना करना पड़े, लेकिन अमली मैदान में आप उसका मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें निगरान हुकूमत जितनी भी, जिस तरीके से भी, और इलेक्शन कमीशन जिस बेदर्दी से हमारे मामलात को खराब कर रहा है, वो जाहिर करता है। अब देखिए ना, कल वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है उसके इसके बारे में, उस्मान डार के बारे में, तो उस्मान डार ने बता दिया ना कि वो जहां तक रही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका सबको पता है पाकिस्तान को कि वो कैसे हुई और किसने करवाई है। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें अब ज्यादा छुपने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को इस हद तक तंग करेंगे और उनकी निजी जिंदगियों में, उनके घरों के अंदर जाके औरतों को, बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को इस तरह से हरासा किया जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा इंतखाबी कल्चर तो नहीं ला सकता। वैसे जिस तरह का भी टूटा पजा जो ये जो इलेक्शन है अगर होता है, तो इसमें जिस तरह की अभी उस्मान डार की वालदा का आपने जिक्र किया, अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं, इधर से लाहौर से सनम जावेद वगैरह जैसी खवातीन जो हैं वो लड़ती हैं, तो ये कैसा माहौल बनेगा? मतलब उनको कैंपेन करने की इजाजत मिलेगी या वो जेल से ही बैठ के वो इसी तरह गुफ्तगू करते रहेंगी एआई के ऊपर? देखिए, पहला सवाल तो यह कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इलेक्शन लड़के नताइज का तो बात की बात है ना। ये जो अभी महमूद रशीद साहब हैं और उमर सरफराज चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, इनमें से बहुत से लोग अब इंतखाब लड़ना चाह रहे हैं, अपने कागजात जमा कराना चाहते हैं इंतखाबात के लिए, लेकिन क्या उनके कागजात की मंजूरी होगी? अभी तो पहला मरहला जो मैंने कहा है ना, जिसमें में चीजें एक्सपोज हो जाएंगी कि ये सब लोग जो सनम जावेद हैं और बाकी लोग हैं, जितनी भी खवातीन और हज़रात हैं और उनके घर वाले हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके नीचे वाले जो सेकंड कैंडिडेट हैं, जो उनके घर के लोग होंगे, अगर उनको भी इलेक्शन लड़ने ना दिया गया, तो फिर इसका मतलब है ये इलेक्शन थोड़ी हो रहा है सर। फिर तो ये सारा का मामला ही सारा मुतनाज़ा हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था पिछले 2 प्रोग्राम पहले कि ये सारा मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मेरी बात लिख लीजिएगा। ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा कि जनाब अगर इस तरह का इलेक्शन आपने करवाना है, और इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी का आपने बड़ी बातें की थी कि जनाब हम इलेक्शन करवाएंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, तो अब आप देख लीजिए हमारे लोगों को तो कागज जमा कराने की भी इजाजत नहीं मिल रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो मुझे लगता यह है कि हम या तो हम मामलात को खुद खराब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मामलात इस हद तक खराब हो जाए कि उसमें से इलेक्शन सबोताज हो जाए, या हम जो है बस अपनी ताकत के नशे में इतने आगे चले गए हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम चाहते हैं, जैसे प्लान कर रहे हैं, जैसे हमारी ख्वाहिश है, जैसे हमारी मर्जी है, हम डंडे के जोर पे ये सब कुछ करवा लेंगे, वो भी करवा के देख ले। लेकिन इस पूरे खेल के नतीजे में पाकिस्तान इंटरनली, जिसे कहते हैं ना, अपने अब वर्स्ट स्टेज के ऊपर खड़ा है। जिस किस्म का सिनेरियो हम डेवलप कर रहे हैं, और ये चीजें जो है महज इंटरनल तक महदूद नहीं है, इसकी गूंज जो है वो बाहर की दुनिया में भी देखी जा रही है कि किस माहौल के साथ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है। बाहर की दुनिया का आपने जिक्र किया, तो कल अपनी स्टोरी वो पढ़ होगी इंटरसेप्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि साइफर केस में जो इनका प्लान था, जिस तरीके से उनको ये इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो बिल्कुल बात ही नहीं हुई, और ये तो बिल्कुल आईएसआई की रिपोर्ट आ गई है कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के इस काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, हमारा सिक्योरिटी का सिस्टम, साइफर का सिस्टम, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो एक किस्म की उन्होंने एक्सोनरेट कर दिया इमरान खान को और कह दिया जी कि उन्होंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है, तो इसलिए साइफर केस तो, इसी तरह बाकी केस जो हैं वो भी सारे बनाए गए हैं। तो इन केसेस की तो हकीकत सामने आ गई। इमरान खान का ये जुर्म कम है
कि उन्होंने पूरे रियासती निजाम को जिस तरीके से चैलेंज किया है, यही उनका सबसे बड़ा जुर्म है सर। बाकी तो साइफर केस हो, तोशाखाना हो, ममनुआ फंडिंग हो, इद्दत का मसला हो, निकाह जायज था नाजायज था, उन्होंने कहां से पैसे लिए, अल कादरिया ट्रस्ट, ये सारे के सारे बाकी सारे शुगल मिले हैं सर। असल चीज ये है कि उन्होंने रियासती निजाम के अंदर बैठ के कुछ कुव्वतों को चैलेंज कर दिया है, सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को। अब उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और वो उसकी प्राइस अदा कर रहे हैं। और वो जो कहा गया था कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकेंगे और कोई बड़ी सजा भुगतने की पोजीशन में नहीं है, जेल में बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे, माफिया मांगेंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, वो सब तजर्बे तो नाकाम हो गए ना। यानी अब आप अंदाजा लगाइए ना कि जहां इमरान खान को आपने जिज करना था, अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या कि जी निकाह जायज है या नाजायज है, इद्दत वाला मसला जो है वो उसके ऊपर आके आप बैठ गए हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि आपकी मुकदमे की अखलाकी साख या कानूनी साख कितनी ज्यादा मजबूत है कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये है, जो बात ज्यादा जेर बहस आनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी वाले हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, कि हम किस किस्म का पाकिस्तान आगे लेके जाना चाहते हैं। क्या इस किस्म का पाकिस्तान आगे लेके जाना चाहते हैं जो जिसकी शक्लें अब हम देख रहे हैं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो इससे हम कोई पाकिस्तान की खिदमत तो नहीं कर रहे, कोई रियासती निजाम की खिदमत तो नहीं कर रहे, कोई मुल्क के लोगों की खिदमत तो नहीं कर रहे। हम तो अपने अंदर भी सवालात पैदा कर रहे हैं, हम अपने बाहर भी सवालात पैदा कर रहे हैं और लोग हमें क्रिटिकली देख रहे हैं। अभी कल एक रिपोर्ट आई है कि 2023 पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा वर्स्ट ईयर रहा है, ठीक है ना जी। अब आपको बड़े दावे करते थे यहाँ बैठ के जी हम तो इकॉनमी को दुरुस्त ट्रैक के ऊपर ले आए। अब वो दुरुस्त ट्रैक कहाँ है इकॉनमी का, मुझे बताइए ना। क्योंकि जो इकॉनमी दुरुस्त होती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए, वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सारी डिपेंडेंसी बाहर से आने वाली इमदाद के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, जो पॉलिटिकल माहौल आपने क्रिएट करना था, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना था, सियासी कशीदगी को कम करना था, पोलराइजेशन जितनी बढ़ गई है उसको कम करना था, वो आपने और ज्यादा बढ़ा दी है। इदारों की बालादस्ती के सवालात थे तो कहाँ जुडिशरी खड़ी है, कहाँ बाकी। अब देखिए ना, यानी इस मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स कितना बड़ा इशू है कसाना साहब, और हमारी सुप्रीम कोर्ट अलामिया जारी कर रही है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब और उनकी एहलिया ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। यानी इस हद तक हम नीचे आ गए हैं कि हमारे अलामिये किस नोयत के जारी हो रहे हैं। हमें अलामिये ये जारी करने चाहिए कि जनाब ये जो दुनिया में हमारा परसेप्शन है जुडिशरी का, हमने इसको दुरुस्त करने के लिए, अपनी दर्जाबंदी को बेहतर बनाने के लिए ये 4-5 बड़ी बड़ी जुडिशियल रिफॉर्म्स करने का फैसला किया है। और ये अदालती निजाम की ट्रांसपेरेंसी, अदालती निजाम की अकाउंटेबिलिटी वो करने का फैसला किया है। यहाँ जजेस एक दूसरे को खत लिख के अपने इन इदारे के बारे में जिस किस्म के मसाइल पैदा कर रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब जिस किस्म की सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सवालात यही नजर आते हैं ना कि हम इदारा साजी के हक में नहीं है, हम इदारे नहीं बनाना चाहते। यही काम पहले साकिब निसार साहब भी करते रहे, उससे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी करते रहे। यानी हम खबर बनाना चाहते हैं बस, और एक ऐसी पॉपुलर सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं जिससे ये तसव्वुर उभरे कि जनाब वाह 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 क्या कमाल की बात है, चीफ जस्टिस साहब और हमारे सियासतदान कितने कमाल के लोग हैं, प्रोटोकॉल नहीं लेते। ये सब चीजें गिमिक्स हैं। की भी बात नहीं है, ये पॉपुलर की भी बात नहीं। पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो इसे तो 80-70% के ऊपर खड़ा हुआ है, तो पॉपुलैरिटी को देखे तो उसके मुताबिक फैसले करें ना, वो तो कर नहीं रहे। चल तो ऐसी पॉपुलैरिटी तो है ना, तो मीडिया के अंदर गिमिक्स बनाने के लिए तो आसान है ना। बिलावल साहब ने जहाज में आम लोगों के साथ ट्रेवल किया, ये खबर निकाली जाती है ना, इसलिए निकाली जाती है कि शायद इससे कोई हमदर्दी का पहलू पैदा होगा। और भाई लोग आपको जानते हैं, आप सब लोगों को जानते हैं कि किस तरीके से आपका हुक्मरानी का निजाम चल रहा है, किस तरह से आपका अदालती निजाम चल रहा है, किस तरह से आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, किस तरह से आपकी पुलिस का निजाम चल रहा है, किस तरह से आपके अंदर सियासी निजाम चल रहा है। ये सारी बातें तो हमने देखी है ना, मईशत का निजाम देख लिया। यानी पिछले कुछ अरसे से बार बार ये जाहिर करना कि पाकिस्तान मईशत की दुरुस्त ट्रैक के ऊपर आ गया है, और फिर रिपोर्ट का जारी होना कि 2023 बड़ा वर्स्ट ईयर रहा, और फिर आम आदमी को उसमें से मिला क्या, मुझे बताइए? वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही माशी बदहाली, वही अनसर्टेनिटी है, वही लोग पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो ये कुछ सवालात हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने इस तरह से पाकिस्तान को चलाना है तो ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वजह सिर्फ एक है, हमारे लिए आईन मुकद्दस नहीं रहा, हमारे लिए कानून मुकद्दस नहीं रहा, हमारे लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज मुकद्दस नहीं रही, हमारे लिए जनाब जो कानून की हुक्मरानी का तस्वर वो वैल्यू नहीं रहा।
हम सब अपनी अपनी ख्वाहिशात के अंदर खेल के ना सर, आइन को, जमहूरियत को, कानून को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आइन बालादस्त नहीं है, कानून बालादस्त नहीं है, हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिश, चाहे वो किसी की हिमायत में हो, चाहे वो किसी की मुखालफत में हो, वो इस वक्त पाकिस्तान में बालादस्त हो गई है, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है और सियासी निजाम कमजोर हो रहा है। भुगत रही है और वो उस कौम का एक हिस्सा बलूचिस्तान भी है। आखिर में सिर्फ मुझे बताएं कि ये जो आपने लॉ की और रूल ऑफ लॉ की बात की है, वहां पे सूरत हाल ये है कि वहां से एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चल निकला हुआ है, रास्ते में है। अब इस तरह के जो हालात जहाँ पे होंगे, जहाँ पे लोगों को यही नहीं पता चलेगा कि कौन किसको उठा रहा है, कैसे उठा रहा है और क्यों उठा रहा है, और मार दिया जाता है, तो वहां पे जिस तरह के जुलूस आएंगे तो फिर वो क्या रियासत बनेगी और कहाँ वहां पे रूल ऑफ लॉ होगा। देखिए ना, हमारे रियासती निजाम का मसला ये है कि पिछले चंद बरसों से ये जो मिसिंग पीपल का इशू है, हम उसको भी सही तरीके से टैकल नहीं कर सके और उन लोगों को एतमाद में नहीं लिया जा सका जिनका ये सीरियस कंसर्न है। कल तक ये मसला बलूचिस्तान के अंदर था, फिर खैबर पख्तूनख्वा में गया, फिर अब पंजाब के अंदर भी ये जो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उसकी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। सवाल ये है कि अगर आप, हमारे इदारे, हमारी एजेंसियां, हमारी पुलिस का निजाम, हमारा जितना भी जुडिशियल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सही तरीके से बताए तो सही, रिस्पॉन्स तो करे सर, उनको बताए, उनको इत्तेमाद में ले, उनके कंसर्न को सुने। अच्छा, अब हम अगर ये कह दें कि ये प्रोपेगेंडा है, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है और ये जो लोग निकल रहे हैं इनके पता नहीं क्या क्या इनके बाहर के एजेंडे हैं, तो उससे और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे पता है कि बाज मिसिंग पीपल के मामले में हमारे जो बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, चीजें बहुत ज्यादा बढ़ा भी दी जाती है। लेकिन सर मसला यह है कि इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि दो तरफा डायलॉग हो, उनके साथ बैठा जाए, उनके जो मिसिंग पीपल हैं उनके उनके बातें सुनी जाए, उनके रिकॉर्ड को देखा जाए और रिकॉर्ड के मुताबिक अगर वो लोग आपके पास हैं तो आप उसको कानूनी तकाजों के मुताबिक जो है बाकी तकाजे पूरे करें, और अगर वो नहीं है तो उनको इत्तेमाद में लेके बताएं कि भाई ये हमारे पास नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, बताइए सच में किस हद तक हम आगे चलना चाहिए। तो कोई दो तरफा पॉलिसी इख्तियार कर लेना। अदरवाइज हो क्या रहा है, इस पूरे इश्यू को इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने एजेंडे के तहत पॉलिटिसाइज करती है और उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर बेपनाह सवालात उठाए जा रहे हैं और उन सवालात की नोयत पे हमें चैलेंज किया जाता है कि हमारा रियासती निजाम जो है वो इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, जबकि अगर हमारा ये क्लेम है कि हम इस तरह की चीजों में बराह रास्त उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां बैठ के बातचीत करें, उनको इत्तेमाद में लें, उनको आगे लेके चले। देखिए ना किसाना साहब, बुनियादी बात क्या है, जमहूरियत हमेशा रास्ता देती है, जमहूरियत हमेशा मुकालमे की बात करती है, जमहूरियत हमेशा रिकंसिलेशन की बात करती है, जमहूरियत हमेशा डायलॉग के साथ लोगों को इत्तेमाद में लेके इंगेज करके आगे बढ़ने का नाम है। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं करनी तो फिर ये जमहूरी तमाशा जो है ये फिर इसकी क्या अहमियत रह जाती है, मेरी समझ से बाहर है। अगर हमने जमहूरियत के नाम पे गैर जमहूरी तरीके से चीजों को डील करना है तो हम अपना जमहूरी तशख्खुस भी खराब कर रहे हैं, अपना चेहरा भी खराब कर रहे हैं और दुनिया भी हम पे सवालात उठाएगी और हमें जब दर्जा बंदियां करना शुरू करती है वो रेटिंग की बुनियाद पे, तो हमारा नंबर जो है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे। सही बात, वैसे ही है, ये बड़ी सीधी की बात है। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।